जया ने घड़ी देखी और ब्रश पकड़े हाथों की गति बढ़ा दी। आज उठने में देर हो गई है। असल में प्रिंस की छुट्टी है तो उसने अलार्म नहीं लगाया था। यही कारण है कि 7 बजे तक वह सोती रह गई। प्रिंस तो अभी भी सो रहा है। कल रात जया सो नहीं पाई थी। भोर में सोई तो उठने का समय गड़बड़ा गया। वैसे आज प्रिंस को तैयार करने का झमेला नहीं है। बस उसे ही दफ्तर के लिए तैयार होना है। अम्मा ने चलते समय उसे टिफिन पकड़ाया और बोली, पराठा आमलेट है बीबी, याद से खा लेना, लौटा कर मत लाना। सुबह नाश्ता नहीं किया, चाय भी आधी छोड़ दी। अम्मा कितना ध्यान रखती हैं, यह सोचकर जया की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। यह कहावत कितनी सही है कि अपनों से पराए भले। अपने तो पलट कर भी नहीं देखते, लेकिन 700 रुपए और रोटी कपड़े पर काम करने वाली इन अम्मा का कितना ध्यान है उसके प्रति। आज जया उन्हें हटा दे तो वह चली जाएंगी, यह बात वह भी जानती हैं। फिर भी कितना स्नेह, कैसी ममता है। ढलती उम्र में ये औरत पराए घर काम करके जी रही हैं। भोर में आकर शाम को जाती हैं। फिर भी जया के प्रति उनके मन में कितना लगाव जुड़ाव है। और पति रमन, उसके साथ तो जन्म जन्मांतर के लिए वह बंधी है। तब भी कभी नहीं पूछता कि कैसी हो। इतना स्वार्थी है रमन कि किसी से कोई मतलब नहीं। बस घर में सब कुछ उसके मन जैसा होना चाहिए। उसके सुख आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वह अपने को घर का मालिक समझता है, जबकि तनख्वाह जया उससे डबल पाती है और घर चलाती है। अच्छे संस्कारों में पली बड़ी जया माँ दादी के आदर्शों पर चलती है। उच्च पद पर नौकरी करते हुए भी उग्र आधुनिकता नहीं है उसके अंदर। पति, घर, बच्चा उसके प्राण हैं और उनके प्रति वह समर्पित है। उसे बेटे प्रिंस से, पति रमन से और अपने हाथों सजाई अपनी गृहस्थी से बहुत प्यार है। बचपन से ही जया भावुक, कोमल और संवेदनशील स्वभाव की है। पति उसको ऐसा मिला है जो बस अपना ही स्वार्थ देखता है। पत्नी, बच्चे के प्रति कोई प्यार ममता नहीं है उसमें। जया तो उसके लिए विलास की एक वस्तु मात्र है। जया घर से निकली तो देर हो गई थी। यह इत्तेफाक ही था कि घर से निकलते ही उसे ऑटो मिल गया और वह ठीक समय पर दफ्तर पहुंच गई। कुर्सी खींचकर जया सीट पर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मैडम, बॉस ने आपको बुलाया है। जया घबराई, डरते डरते उनके कमरे में गई। वह बड़े अच्छे मूड में थे। उसे देखते ही बोले, जया, मिठाई खिलाओ। किस बात की सर? अवाक जया पूछ बैठी। तुम्हारी सीआर बहुत अच्छी गई थी, तुमको प्रमोशन मिला है। धन्यवाद देकर जया बाहर आई, फिर ऐसे काम में जुट गई कि सिर उठाने का भी समय नहीं मिला। दफ्तर से छुट्टी के बाद वह घर आकर सीधी लेट गई। प्रिंस भी आकर उससे लिपट गया। अम्मा चाय लाई। टिफिन खाया? अरे अम्मा, आज भी लंच करना ध्यान नहीं रहा। अम्मा, ऐसा करो, ओवन में गर्म करके वही दे दो। रहने दो, मैं गरम गरम नमक अजवाइन की पूरी बना देती हूँ। पर बीबी, देह तुम्हारी अपनी है, बच्चे को पालना है। ऐसा करोगी तो। बड़बड़ाती अम्मा रसोई में पूरी बनाने चली गईं। थोड़ी ही देर में अचार के साथ पूरी लेकर अम्मा आईं। रात को क्या खाओगी? अभी भरपेट खाकर रात को क्या खाऊंगी? प्रिंस की खिचड़ी रखी है। यह बोलकर अम्मा 2 पल खड़ी रहीं, फिर बोलीं, साहब कब आएंगे? काम से गए हैं, जब काम खत्म होगा तब आएंगे। रात देर तक जया को नींद नहीं आई। अपने पति रमन के बारे में सोचती रही कि वह अब कुछ ज्यादा ही घर से बाहर जाने लगे हैं। घर में जब रहते हैं तो बात बात पर झुंझला पड़ते हैं। उनके हाव-भाव से तो यही लगता है कि ऑफिस में शायद काम का दबाव है या किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह पिछले 4 महीने से घर में खर्च भी नहीं दे रहे हैं। पूछो तो कहते हैं कि गलती से एक वाउचर पर उनसे ओवर पेमेंट हो गई थी और अब वह रिफंड हो रही है। अब इसके आगे जया क्या कहती? ऐसी गलती होती तो नहीं, पर इंसान से भूल हो भी सकती है। रमन पर वह अपने से ज़्यादा भरोसा करती है। थोड़ा सख्त मिजाज तो हैं, पर वह कपटी नहीं है। सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन दफ्तर में उसके प्रमोशन की बात पता चलते ही सबने उसे बधाई दी और पार्टी की मांग की। लंच के बाद जमकर पार्टी हुई। सबने मिलकर उसे फूलों का गुलदस्ता उपहार में दिया। जया मन में खुशी की बाढ़ लेकर घर लौटी, पर घर आकर उसे रोना आया कि ऐसी खुशी के अवसर पर रमन घर में नहीं है। अम्मा के घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वह जल्दी घर चली गईं।
ड्राइंग रूम में कारपेट पर बैठी वह प्रिंस के साथ ब्लॉक से रेलगाड़ी बना रही थी कि रमन का पुराना दोस्त रंजीत आया। रंजीत को देखते ही जया हंसकर बोली, आप, मैं गलत तो नहीं देख रही? नहीं, तुम सही देख रही हो, मैं रंजीत ही हूँ। बैठिए। बीना भाभी को क्यों नहीं लाए? बीना का अब शाम को निकलना कठिन हो गया है। दोनों बच्चों को होमवर्क कराती है। रमन ऑफिस से लौटा नहीं है क्या? वह यहाँ कहाँ हैं? ऑफिस के काम से बंगलौर गए हैं। रंजीत और भी गंभीर हो गया। जया, पता नहीं कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं तुमको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए तुमको बता देना उचित समझता हूँ। और बीना की भी यही राय है कि पत्नी को ही सबसे पीछे इन सब बातों का पता चलता है। जया घबराई से बोली, रंजीत भैया, क्या बात है? रमन कहीं नहीं गया है, वह यहीं दिल्ली में है। जया चौंकी। यह रंजीत कह रहा है, जो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक और मित्र है। ऐसा मित्र जो आज तक हर सुख दुख को साथ मिलकर बांटता आया है। जया, तुम्हारे मन की दशा मैं समझ रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुमको नहीं बताऊंगा, पर बीना ने कहा कि तुमको पता होना चाहिए, जिससे कि तुम सावधान हो जाओ। पर रंजीत भैया, यह कैसे हो सकता है? सुनो, कल मैं और बीना एक बीमार दोस्त को देखने गांधीनगर गए थे। बीना ने ही पहले देखा कि रमन ऑटो से उतरा तो उसके हाथ में मून रेस्टोरेंट के 2 बड़े बड़े पॉली बैग थे। उनको लिए वह सामने वाली गली के अंदर चला गया। मैं बुलाने जा रहा था, पर बीना ने रोक दिया। जया की सांस रुक गई। एक पल को लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है, फिर भी अपने को संभाल कर बोली, कोई गलती तो, मतलब डील डॉल से रमन जैसा कोई दूसरा आदमी। रमन मेरे बचपन का साथी है, उसको पहचानने में मैं कोई भूल कर ही नहीं सकता। पर भैया, उन्होंने आज सुबह ही बेंगलोर से फ़ोन किया था, रोज ही करते हैं। उसका मोबाइल और तुम्हारा लैंडलाइन, तुमको क्या पता कहाँ से बोल रहा है? जया स्तब्ध रह गई। रमन निर्मोही है, यह तो वह समझ गई थी, पर धोखा भी दे सकता है, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। रंजीत गंभीर और चिंतित था। बोला, तुम्हारे पारिवारिक मामलों में मेरा दखल ठीक नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, रमन तुमको अपनी तनख्वाह लाकर देता है या नहीं? तनख्वाह तो कभी नहीं दी। हाँ, घर खर्च देते थे, पर 4 महीने से एक पैसा नहीं दिया है। कह रहे हैं कि गलती से ओवर पेमेंट हो गई, सो वह रिफंड हो रही है, उसमें आधी तनख्वाह कट जाती है। जया, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छे पद पर नौकरी कर रही हो, घर के बाहर का संसार देख रही हो, फिर भी रमन ने तुम्हें मूर्ख बनाया और तुम बन गई। यह कैसा अंधा विश्वास है तुम्हारा पति पर? सुनो, अपना भला और बच्चों का भविष्य ठीक रखना चाहती हो तो रमन पर लगाम कसो, अपने पैसे संभालो। जया की नींद उड़ गई। चिंता से सिर बोझिल हो गया। वह खिड़की के सहारे बिछी आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी रमन के बारे में माँ की नसीहतों को याद करने लगी। संपन्न माता पिता की बड़ी लाडली बेटी जया, रमन के लिए उनको भी त्याग आई थी। रमन का हाव भाव और उसके बात करने का ढंग कुछ इस तरह का रूखा था जो किसी संस्कारी व्यक्ति को पसंद नहीं आता था। इसके लिए जया रमन को दोषी नहीं मानती थी, क्योंकि उसे संस्कारवान बनाने वाला कोई था ही नहीं। जिस समय रमन का उसके परिवार में आना जाना था, तब वह मामूली नौकरी करता था और जया ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अधिकारी के पद पर काम शुरू किया था। लेकिन तब जया रमन के प्रेम में एकदम पागल हो गई थी। माँ ने समझाया भी था कि इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं और तूने किसे पसंद किया? यह अच्छा लड़का नहीं है, इसके चेहरे से चालाकी और दिखावा टपकता है। तू क्यों नहीं समझ पा रही है कि यह तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि तेरे पैसे से प्यार करता है। जया तो रमन के कामदेव जैसे रूप पर मरमिटी थी। सो एक दिन घर में बिना बताए उसने चुपचाप रमन के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों पति पत्नी बन गए। तब से माँ बाप से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। अब इस शहर में उसका ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने वह रोकर जी हल्का कर सके। कोई विपदा आई तो कौन सहारा देगा उसे? माँ के कहे शब्द और रमन के आचरण की तुलना करने लगी तो पाया कि जब से विवाह हुआ है तब से लेकर अब तक कभी रमन ने उसकी इच्छाओं को मान्यता नहीं दी, कभी उसे खुश करने का प्रयास नहीं किया, और वह इन सब बातों को नज़रअंदाज करती रही। सोचती रही कि रमन का पारिवारिक जीवन कुछ नहीं था, इसलिए यह सब सीख नहीं पाया। शादी के बाद 2 बार घूमने गई थी, पर दोनों बार रमन ने अपनी ही इच्छा पूरी की। पहली बार जया गोवा जाना चाहती थी और रमन उसे लेकर जयपुर चला गया।
दूसरी बार वह शिमला जाना चाहती थी, पर रमन उसे जिद करके केरल के कोच्चि शहर ले गया था। प्रिंस के होने के बाद तो उसने घूमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मजे की बात यह है कि दोनों यात्रा का पूरा पैसा रमन ने उससे कैश ले लिया। आश्चर्य है कि रमन के ऐसे व्यवहार से भी जया के मन में उसके प्रति कोई विरूप भाव नहीं जागा। अभी तक रमन पर जया को इतना विश्वास था कि पति पास रहे या दूर उसका सुरक्षा कवच था, ढाल था। पर अब विश्वास टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, कहीं भी कुछ नहीं बचा। अब अपनी और बच्चे की रक्षा उसको ही करनी होगी। रमन लौटा एकदम ट्रेन के निश्चित समय पर। जया ने उसे गौर से देखा तो उसके चेहरे पर कहीं भी सफ़र की थकान के चिन्ह नहीं थे। जया, जल्दी से नाश्ता लगवा दो, ऑफिस के लिए निकलना है। अम्मा ने पराठा सब्जी प्लेट में रख खाना लगा दिया। खाना खाते खाते रमन बोला, 200 रुपये मेरे पर्स में रख दो, स्कूटर में तेल डलवाना है, मेरा पर्स खाली है। पहले कहते ही निहाल होकर जया पैसे रख देती थी, पर इस बार जया ने ऐसा नहीं किया। वह बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी तनख्वाह 1 हफ्ते बाद मिलेगी। तो क्या मैं बस में जाऊं या पैदल? वह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। रमन अवाक सा उसका मुंह देखने लगा। जया नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो रमन तैयार हो रहा था। सुनो, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। घर का पूरा खर्च मैं चला रही हूँ, तुम देना तो दूर उल्टे लेते हो। अगले महीने से ऐसा नहीं होगा, तुमको घर खर्च देना पड़ेगा। पर मेरा रिफंड, वह तो जीवन भर चलता रहेगा। ओवर पेमेंट का इतना सारा पैसा कहाँ गया? देखो, जैसे भी हो घर का खर्च तुमको देना पड़ेगा। कहाँ से दूंगा? मेरे भी 10 खर्चे हैं, घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। रमन खीसे निकाल कर बोला, डार्लिंग, नौकरी वाली लड़की से शादी घर चलाने के लिए ही की थी, समझी? जया को लगा उसके सामने एक धूर्त इंसान बैठा है। और सुनो, रात को खाने में कीमा और पराठा बनवाना। 150 रुपये गिनकर रख जाओ, कीमा और घी के लिए, तब बनेगा। रहने दो, मैं सब्जी रोटी खा लूँगा। उस दिन जया दफ्तर में बैठी काम कर रही थी कि उसके ताऊ की बेटी दया का फ़ोन आया। घबराई सी थी। दया से उसे बहुत लगाव है। उसके साथ जया जब तक फ़ोन पर बात करती रहती है। जया, मैं तेरे पास आ रही हूँ। बात क्या है? कुशल तो है ना? मैं आकर बताऊँगी। आधा घंटा भी नहीं लगा कि दया चली आई। वास्तव में ही वह परेशान और घबराई हुई थी। पहले बैठ, पानी पी, फिर बता हुआ क्या। मेरी छोटी ननद का रिश्ता पक्का हो गया है, पर महज 50,000 के लिए बात अटक गई। लड़का बहुत अच्छा है, पर 50,000 का जुगाड़ 2 दिन में नहीं हो पाया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सब जगह देख लिया, अब बस तेरा ही भरोसा है। परेशान मत हो, मेरे पास 80,000 रुपये पड़े हैं, तू चल मेरे साथ, मैं पैसे दे देती हूँ। दया को साथ लेकर जया घर आई। अलमारी का लॉकर खोला तो वह एकदम खाली पड़ा था। जया को चक्कर आ गए। दया उसका चेहरा देख चौंकी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। बोली, क्या हुआ जया? 40,000 के विकास पत्र थे, पिछले महीने मैच्योर होकर 80,000 हो गए थे। सोच रही थी कि उठाकर उन्हें डबल कर दूंगी। तभी अम्मा पानी लेकर आईं और बोली, बीबी जी एक दिन दोपहर में आकर साहब अलमारी से कुछ कागज निकाल कर ले गए थे। कब? पिछली बार दौरे पर जाने से पहले। जया सिर थामकर बिस्तर पर बैठ गई। दया ने ढांढस बनाया, जाने दे जया, तू परेशान न हो, कहीं न कहीं से पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा। एक बार मेरे साथ डाकघर तो चल। दोनों डाकघर आईं और बड़े बाबू से बात की तो उन्होंने कहा, आपके पति 10-12 दिन पहले कैश करा कर रकम ले गए थे, आपको पता नहीं क्या? दोनों चुपचाप डाकघर से निकल आईं। घर आकर रो पड़ी जया। धैर्य रख जया, दया बोली, अब तू भी सावधान हो जा, जो गया सो गया, पर अब और नुकसान न होने पाए, इसका ध्यान रख। थोड़ी देर बाद वह फिर बोली, जया एक बात बता, तेरा प्यार अंधा है या तू रमन से डरती है? अब तक मैं प्यार में अंधी ही थी, पर अब मेरी आँख खुल गई है। ऐसा है तो थोड़ा साहस बटोर। तू तो जो है सो है, प्रिंस के भविष्य को अंधेरे में मत डुबा दे, उसे एक स्वस्थ जीवन दे। अकेले उसे पालने की सामर्थ्य है तुझ में। जया, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, पर तुझे मानसिक कष्ट होगा, यह सोचकर आज तक नहीं बोली थी। मेरी भांजी नैना को तो तू जानती है। पिछले महीने उसकी शादी हुई तो वह पति के साथ हनीमून पर शिमला गई थी।
वहाँ रमन एक युवती को लेकर जिस होटल में ठहरा था उसी में नैना भी रुकी थी। नैना जब तक शिमला में रही रमन की नज़रों से बचती रही, पर लौटकर उसने मुझे यह बात बताई थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। जया ने गहरी सांस ली। हाँ, तू ठीक कह रही है। बदलाव से डरकर चुप बैठी रही तो मेरे साथ मेरे बच्चे का भी सर्वनाश होगा। मम्मी भी पिछले रविवार को आकर यही कह रही थी। कुछ करूँगी। 2 दिन बाद रमन लौटा। प्रिंस को बुखार था, इसलिए जया उसे गोद में लेकर बैठी थी। रमन ने उसका हाल भी नहीं पूछा। आदत के मुताबिक आते ही बोला, अम्मा से कहो बढ़िया पत्ती की 1 कप चाय बना दें। पहले बाजार जाकर तुम दूध का पैकेट ले आओ, तब चाय बनेगी। रमन हैरान हो जया का मुंह देखने लगा। मैं दूध लेने जाऊं? क्यों नहीं, सभी लाते हैं। जया ने इतनी रुखाई से कभी बात नहीं की थी। रमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। अम्मा को भेज दो, अम्मा के पास और भी काम है। ठीक है, मैं ही लाता हूँ, पैसे दे दो। अपने पैसों से लाओ, और घर का भी कुछ सामान लाना है, लिस्ट दे रही हूँ, लेते आना। रहने दो, चाय नहीं पीनी। रमन बैठ गया। प्रिंस सो गया तो जया अखबार लेकर पढ़ने लगी। रमन तैयार होते हुए बोला, 100 रुपये दे देना, पर्स एकदम खाली है। मैं 1 पैसा भी तुम्हें नहीं दे सकती। 100 रुपये तो बड़ी बात है। और तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रमन बैठ गया। विकास पत्र के 80,000 रुपये निकालते समय मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। पूछना क्या, जरूरत थी ले लिए। अपनी जरूरत के लिए तुम खुद पैसों का इंतजाम करते, मेरे रुपए क्यों लिए, और वह भी बिना पूछे। तुम्हारे कहाँ से हो गए? शादी में दहेज था। दहेज में जो आता है उस पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। कौन सा कानून पढ़कर आए हो? उसमें दहेज लेना अपराध नहीं होता क्या? आज 5 महीने से पूरा घर मैं चला रही हूँ। तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? मैं कितने दिन खाता हूँ तुम्हारा? दौरे पर ही तो रहता हूँ। कहाँ का दौरा? शिमला का या गांधीनगर का? तिलमिला उठा रमन। मैं कहीं भी जाता हूँ तुम जासूसी करोगी मेरी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतने दिन मूर्ख बनाते रहे, अब मेरी एक सीधी बात सुन लो। यह मेरा घर है, मेरे नाम से है, मैं किस्त भर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लंपट की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे प्रिंस को इंसान बनाना है, तुम्हारे जैसा लंपट नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी छाया भी मेरे बच्चे पर न पड़े। तुम आज ही अपना ठिकाना खोज कर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे घर से निकाल रही हो। तुम्हें 420 के अपराध में पुलिस के हाथों भी दे सकती थी, पर नहीं। वैसे हिसाब थोड़ा उल्टा पड़ गया है ना। आज तक तो औरतों को ही धक्के मार मार कर घर से निकाला जाता था। यहाँ पत्नी पति को निकाल रही है। रमन गुस्सा गया, फिर कुछ सोच कर बोला, मैं तुम्हारी शर्तों पर समझौता करने को तैयार हूँ। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। तुम जैसे धूर्त व मक्कार पति की छाया से भी मैं अपने को दूर रखना चाहती हूँ। तुम घर तोड़ रही हो। यह घर नहीं, शोषण की सूली थी जिस पर मैं तिल तिल करके मरने के लिए टंगी थी। पर अब मुझे जीवन चाहिए, अपने बच्चे के लिए जीना है मुझे। बात बढ़ाए बिना रमन ने अपने कपड़े समेटे और चला गया। जया ने माँ को फ़ोन किया। मम्मी, आपकी सीता ने निरपराधी होकर भी बिना विरोध किए अग्नि परीक्षा दी थी, और मैं एक छलांग में आग का दरिया पार कर आई। रमन को घर से भगा दिया। सच कह रही है तू? एकदम सच मम्मी। माँ के सामने जब बच्चे के भविष्य का सवाल आकर खड़ा होता है तो वह संसार की हर कठिनाई से टक्कर लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तू मेरे पास चली आ, यहाँ ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, अपने घर में रहकर ही मेरा प्रिंस बड़ा होगा। अम्मा अब मेरे साथ ही रहेंगी, घर नहीं जाएंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी, कहकर जया की माँ ने फ़ोन रख दिया।